जरा सोचिए 1940 के साइबेरिया के बारे में, जहां सोवियत गुलैग सिस्टम सिर्फ जेलें नहीं थीं बल्कि इंसानी रूह को तोड़ने के लिए बनाई गई बर्फीली कब्रगाहें थीं। और ठीक यहीं से शुरू होती है कुछ कैदियों की 4000 मील लंबी आज़ादी की एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान। ये सिर्फ एक फरारी नहीं बल्कि हर एक सांस के लिए लड़ी गई जंग की कहानी है। कैंप में लाए गए हर नए कैदी का स्वागत, जानते हैं, इन्हीं शब्दों से होता था। और ये शब्द सिर्फ कोई धमकी नहीं थे, बल्कि एक कड़वी हकीकत थे। यहाँ से भागने का मतलब था एक अंतहीन सफेद मौत की तरफ दौड़ना, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हमारी कहानी का केंद्र है साइबेरिया का एक बेहद क्रूर लेबर कैंप। यहाँ के जो मुख्य किरदार हैं वो है जॉन, एक पोलिश आर्मी ऑफिसर जिन्हें जासूस होने के झूठे इल्जाम में फंसाकर यहाँ फेंक दिया गया था। उनकी दुनिया, उनकी पहचान, सब कुछ बस इस बर्फीले नर्क में कैद होकर रह गया था। पर इस अंधेरी दुनिया में जॉन अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं स्मिथ, एक अमेरिकी इंजीनियर जो काम की तलाश में यहाँ आया और कैद हो गया। फिर है वाका, एक बेरहम रूसी अपराधी जिसकी मौजूदगी कैदियों और गार्ड्स दोनों के लिए एक जैसा खतरा है। इनके अलावा काजिक है, जिसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, और तोमास, जोरान, आंद्रेयस जैसे कई और लोग भी हैं। इन सब की कहानियां भले ही अलग अलग थीं, पर उनकी आंखों में सपना एक ही था, आज़ादी। यहाँ जिंदगी का मतलब था हड्डियों को गला देने वाली मेहनत, कभी न मिटने वाली भूख और जमा देने वाली ठंड। ये जगह बनाई ही गई थी इंसानियत को छीन लेने के लिए। वॉकर जैसे अपराधियों का आतंक तो हर पल बना रहता था, जिसने सिर्फ एक स्वेटर के लिए एक कैदी को बेरहमी से मार डाला। यहाँ दया दिखाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इन्हीं नाउम्मीदी भरे हालातों के बीच जॉन ने भागने का एक खतरनाक सपना देखा। उसे एक आने वाले बर्फीले तूफान में उम्मीद की एक धुंधली सी किरण दिखाई दी। ये तूफान गार्ड्स की नज़रों से बचने का एक पर्दा बन सकता था, उनका एकमात्र मौका। योजना बहुत सीधी थी, लेकिन जानलेवा जोखिम से भरी हुई। गार्ड्स की शिफ्ट बदलने के नाजुक पलों में जनरेटर बंद करना, पूरे कैंप को अंधेरे में डुबोना और फिर बाड़ के तार काटकर बस भाग निकलना। इस पूरे प्लान की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ सही वक्त पर टिकी थी। एक पल की भी चूक का मतलब था सीधी मौत। लेकिन इस खुफिया योजना की भनक खतरनाक वाका को लग गई। उसने जॉन की गर्दन पर चाकू रखकर साफ कर दिया कि वो भी इस फरारी का हिस्सा होगा। अब उनके मिशन में एक ऐसा शख्स शामिल हो चुका था जो उनके लिए शायद गार्ड्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। खैर, योजना काम कर गई और वो बर्फीले तूफान की आड़ में भाग निकले। उनके पीछे शिकारी कुत्तों के भौंकने और गोलियों की आवाजें थीं और सामने था एक अंतहीन बर्फीला जंगल। कैंप की कैद तो खत्म हुई थी, लेकिन अब वो प्रकृति की विशाल और बेरहम जेल में कैद हो चुके थे। और बहुत जल्द ही वाका की बेरहमी सामने आ गई। उसने रॉय की जैकेट पहनी हुई थी, जो इस प्लान का हिस्सा था। वाका ने बड़ी बेफिक्री से बताया कि उसने रॉय को रास्ते से हटाकर उनका सारा जमा किया हुआ खाना छीन लिया है। इस धोखे ने उनके बचने की उम्मीद को एक और गहरा झटका दिया। सफर की पहली कीमत काजिक ने चुकाई। अपनी रतौंधी की वजह से वो रात के अंधेरे में ग्रुप से बिछड़ गया और कैंप से कुछ ही मीटर की दूरी पर ठंड से जमकर मर गया। आज़ादी बस चंद कदम दूर थी, पर अंधेरे ने उसे निगल लिया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। भूख ने उन्हें उस हद तक पहुंचा दिया था जहां इंसान और जानवर का फर्क मिटने लगा। वो जिंदा रहने के लिए कीड़े खाने, घोंसलों से अंडे चुराने और यहाँ तक कि भेड़ियों से एक जानवर का शव छीनने तक को मजबूर हो गए। वाका तो अब अपने ही साथियों को खाने की बात करने लगा था। इसी सफर में उनकी मुलाकात हुई इरीना से, एक अकेली लड़की जो खुद भी किसी कैंप से भागकर आई थी। पहले से ही कम पड़ रहे खाने के बीच एक और साथी को शामिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आखिरकार उसे अपने साथ ले लिया। उसके आने से इस मरते हुए ग्रुप में जैसे एक नई नाजुक सी जान आ गई। महीनों तक बर्फ से लड़ने के बाद वो आखिरकार सीमा पार करके मंगोलिया पहुंचे। एक पल को लगा कि शायद उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन असल में एक नए नर्क ने उनका स्वागत किया था, गोबी का तपता हुआ रेगिस्तान। उनकी लड़ाई का अंदाज ही पूरी तरह बदल गया था। जहां बर्फ में उनके दुश्मन थे ठंड, भेड़िए और भुखमरी, वहीं अब रेगिस्तान में प्यास, चिलचिलाती धूप
और रेत के तूफान उनकी जान लेने पर तुले थे। एक जेल से निकलकर वो दूसरी और भी बड़ी जेल में आ फंसे थे। मंगोलिया पहुंचकर उन्हें एक और हकीकत पता चली। यहाँ भी सोवियत रूस का ही कब्जा है। ये सुनकर वाका ने आगे जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं एक रूसी हूँ और रूस ही मेरा घर है। और इस तरह अपनी तमाम क्रूरता के बावजूद वो अपने वतन की जमीन पर ही रह गया। रेगिस्तान की बेरहमी किसी के लिए नहीं रुकती। पानी की कमी और मीलों की थकान से इरीना चलते चलते गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। ग्रुप ने अपनी सबसे नई और मासूम साथी को खो दिया था। इरीना की मौत का सदमा अभी ताज़ा ही था कि तोमास ने भी दम तोड़ दिया। वो आर्टिस्ट जो अपनी तस्वीरों से सबका हौसला बढ़ाता था, वो भी रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब जोरान को एक सांप दिखाई दिया। मौत की दहलीज पर खड़े होकर उसने उस सांप का पीछा किया और उसे पानी का एक छोटा सा गड्ढा मिल गया। ये पानी की कुछ बूंदें नहीं थी, ये किसी चमत्कार से मिली जिंदगी थी जिसने बचे हुए 4 लोगों को एक और दिन लड़ने की ताकत दी। अब उनके सफर का आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव शुरू होता है। सामने दुनिया की छत, हिमालय की बर्फीली चोटियां थीं और उनके पार थी उनकी अंतिम मंजिल, आजाद भारत। उन्होंने चीन की महान दीवार पार की और हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों तक पहुंचे। वहां एक बौद्ध मठ के भिक्षुओं ने उन्हें शरण दी, खाना दिया। जिंदगी में पहली बार उन्हें दया और शांति का एहसास हुआ और यहीं उन्हें अपने भविष्य के बारे में मुश्किल फैसले लेने पड़े। आज़ादी के इतनी करीब आकर, इतने दुख झेलने के बाद सबके रास्ते अलग हो गए। स्मिथ अमेरिका जाना चाहता था, आंद्रेयस वापस जाकर लड़ना चाहता था और जोरान दुनिया को उनकी आपबीती सुनाना चाहता था। पर जॉन बस चलते रहना चाहता था, क्योंकि उसका देश पोलैंड अभी भी आज़ाद नहीं था। उसकी फरारी अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरे 50 साल जॉन शारीरिक रूप से तो आज़ाद था, पर उसकी रूह 50 सालों तक दुनिया में भटकती रही, सिर्फ इस इंतजार में कि कब उसका वतन आज़ाद होगा और वो सच में घर लौट पाएगा। और फिर आधी सदी के बाद वो दिन आया जब पोलैंड आज़ाद हुआ। जॉन अपने पुराने घर लौटा। उसने बरसों पहले छिपाई हुई चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। 50 साल का वो लंबा खामोश इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। 4000 मील की यात्रा, इतने खोए हुए साथी और 50 साल के इंतजार के बाद जो ये आज़ादी मिली, इसकी क्या कीमत थी? और क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिली आज़ादी वाकई काफ़ी थी?